तो कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सिलेबस की उन 2 लाइनों की जिन्होंने आपकी रातों में नींद उड़ा रखी है। लर्निंग डिसेबिलिटीज और मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। अब ये 2 चीजें क्या हैं? इन 2 टॉपिक्स को हम इतनी आसानी से पढ़ेंगे कि कोई नींद में भी उठा के आपसे पूछ लेगा ना कि इनके बारे में बताओ, तो आप तोते की तरह गा दोगे। क्योंकि मैं आपको रटाऊँगा नहीं, मैं आपको समझाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ने में। लेकिन पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपने मेरे मैराथन को जो प्यार दिया ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरी दूसरी ही वीडियो करीबन 7,000 व्यूज़ पार करने वाली है। यानी करीबन 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 7300 7,300 स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा है। तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए, पहले बात करते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी आपको पढ़ाई क्यों जाती है? या आपसे लर्निंग डिसेबिलिटी पूछी क्यों जाती है? मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, आप टीचर बन गए, है ना? मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ऐसा हो। मान लीजिए आप टीचर बन गए। अब आप किसी क्लास में गए, ठीक है? अब आप एक बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। आपने अपने सारे मेथड्स जो आपने पढ़े थे उसको पढ़ा दिया, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा है। तो हो सकता है इसका कोई मेडिकल कारण हो। जब तक ये बात टीचर को ही नहीं पता होगी, वो स्टूडेंट को कैसे बताएगा? है ना? या वो उस पे काम कैसे करेगा? मान लीजिए एक बच्चे को आप मैथ की कैलकुलेशन बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो, आपने जितनी कोशिश करनी थी उतनी कर ली, लेकिन अब भी उसे वो समझ में नहीं आ रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? आज वही हम पढ़ेंगे, है ना? देखिए, ये अपनी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। एक है, 1 मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। इससे पढ़ते हैं, है ना? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और ले लीजिए, ADHD, है ना? तो ये कितनी होगी? 8 हो गई। इन 8 को हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको इनके एक-एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा और रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल भी दूँगा जिससे आपके समझ में आ सके, है ना? और मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो छोटी रहे, ज़्यादा बड़ी भी नहीं रहे और आपको जल्दी समझ में भी आ जाए। तो पहले पढ़ते हैं डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया क्या है ना? देखिए, व्हाट इज़ डिस्लेक्सिया? Dyslexia is a specific learning difficulty that primarily affects a person's ability to read. ठीक है, यहीं रुकते हैं। इसने क्या कहा कि डिसलेक्सिया एक स्पेशल तरह की बीमारी है जो इंसान की पढ़ने की जो क्षमता होती है ना, उसे इफेक्ट करती है। जैसे कि, है ना? इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस और लेजीनेस। आप ये बात समझ लीजिए कि ये है ना थकावट के कारण या किसी के आलसी होने के कारण नहीं होती। कि मान लो कोई बंदा पढ़ नहीं रहा है, उसे मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो ये इसके कारण नहीं है कि वो मंद बुद्धि है या फिर वो मतलब लेजी है, आलसी है ना? इसका कारण होता है एक और चीज, वो आप आगे बात करेंगे। पीपल विथ डिसलेक्सिया हैव ए एवरेज टू अबव और एवरेज इंटेलिजेंस, ठीक है? जो डिसलेक्सिया वाले लोग होते हैं ना, उनकी या तो क्या होगी, सामान्य बुद्धि होगी, है ना? या हल्की-सी सामान्य से ऊपर होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी वो बेवकूफ़ नहीं है, आराम से पढ़ लिख सकते हैं, है ना? बट दे स्ट्रगल विद द सर्टेन लैंग्वेज बेस्ड स्किल्स, लेकिन वो कुछ लैंग्वेज बेस्ड स्किल्स होती है, उनके बारे में वो क्या होते हैं, थोड़े स्ट्रगल करते हैं। कैसे कि देखिए आराम से समझिए, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। डिसलेक्सिया वाले लोग क्या होते हैं? डिसलेक्सिया वाले लोगों को शब्द है ना, वो आगे-पीछे दिखते हैं। जैसे आपने बहुत से लोगों को देखा देखा होगा, है ना? आपने बोला वॉज, है ना? उन्हें मतलब लिखा हुआ वोजर वो पढ़ते हैं सो। ये होता है उनके अंदर, मतलब रीडिंग में प्रॉब्लम होती है ना, शब्द आगे पीछे दिखता है ना? बर्ड को ब्रीड पढ़ लेंगे, वो वोज को सो पढ़ लेंगे या सो को वोज पढ़ लेंगे, वो पढ़ते हैं ना ऐसे मतलब लय बना के, तो वो पढ़ नहीं पाते। और हाँ, ये डिसेबिलिटीज पढ़ाने से पहले मैं एक बात बता दूं, कोई भी बंदा ये नहीं सोचेगा कि यार ये बीमारी तो मेरे, ये बीमारी तो मेरे, ये बीमारी तो मेरे। जैसे जैसे आप इनके है ना वो लक्षण पढ़ोगे ना, आपको लगेगा ये सारी बीमारी आपके अंदर है। तो इस चीज से बच के रहना। ये बहुत स्पेशल केसेस होते हैं, हर किसी की ये बीमारी नहीं होती। और आपको बहाना नहीं मिलेगा इस चीज़ के लिए कि हाँ यार मेरे तो ये बीमारी थी तब मैं नहीं पढ़ पाया। चुपचाप पढ़ लो नहीं, कल मम्मी आ रही जुत्ती आन आ रही है। आगे चलो ने। A person with dyslexia might read was as so, was को वो सो पढ़ेगा, है ना? Reverse the order of letters in word like bird को वो breed पढ़ेगा। वही बात है कि वो जिस ऑर्डर में वर्ड लिखे हुए हैं उनको वो पढ़ नहीं पाता उस ऑर्डर में। They might struggle to read about fluently, pausing frequently और sounding out वर्ड स्लोली। अब देखिए ये, अब मेरे को भी लगता है ये बीमारी मेरे को, क्योंकि मैं जब भी पढ़ता हूँ ना, कभी तो शब्द को गलत पढ़ देता हूँ, कभी अटक जाता हूँ, है ना? और बहुत लंबे पॉज ले लेता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है ये बीमारी मेरे को है। मेरे को क्या है, प्रैक्टिस नहीं है कैमरे के सामने पढ़ाने की, इसलिए मेरी ये दिक्कत हो रही है। तो आपको भी ये बातें ध्यान रखनी है, ये बीमारी आपको अपने अंदर नहीं लेनी है। क्या बताया इसने कि ऐसे लोग क्या करते हैं, पढ़ने में स्ट्रगल करते हैं, फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाते, है ना? क्या होता है, पॉज लेते हैं बीच बीच में, और जो वर्ड है ना मतलब उसे बहुत स्लोली पढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होती है, पढ़ने से रिलेटेड डिफिकल्टी होती है। दे मे हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस
और फॉलोइंग बिटवीन इंस्ट्रक्शन। उन्हें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने में भी दिक्कत होती है, जैसे कि है ना, ए पर्सन विद डिसलेक्सिया माइट स्पेल कॉमन वर्ड्स इनकरेक्टली सच एज फ्रेंड को वो फ्रेंड पढ़ेगा, है ना, देर को वो दियर पढ़ सकता है। ये गलती तो अपने से भी होती है ना, कभी कभी क्या अपन जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं, लिखा तो देर होता है ना, अपन पढ़ देते क्या है, दियर। नॉर्मली ये होता है कि देर लिखा होता है और अपन देर पढ़ देते हैं, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है ये। और देखिए, द हैंडराइटिंग माइट बी मेसी और डिफिकल्ट टू रीड, और उनकी हैंडराइटिंग भी ऐसे कि अब देखिए जो बंदा सही से पढ़ ही नहीं सकता तो लिखने में तो उसे दिक्कत होगी, तो उनकी हैंडराइटिंग भी थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। दे माइट स्ट्रगल टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स व्हेन दे राइटिंग एसे और स्टोरी। और ये देखिए, ये है ना, ये मैन आपको यही याद रखना है कि उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, अपन ने क्या बोला, डिसलेक्सिया, यानी क्या होगा, पढ़ने में दिक्कत होगी, पठन संबंधी विकार है। आपको क्या ध्यान रखना है, डिसलेक्सिया मतलब, डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी विकार। पठन संबंधी विकार है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस यही बात है, देखिए मान लो अगर आपको वो उदाहरण दे दे, आपको ऐसे सवाल पूछे कि भाई एक लड़का है, वो अपनी कक्षा में बैठा है, उसे मैम ने कुछ पढ़ने को दिया, वहां लिखा हुआ वो था, उसने पढ़ सो दिया, तो बताइए उस बच्चे को कौन सी बीमारी है, तो आप कहोगे जी उस बच्चे को क्या है, उस बच्चे को डिसलेक्सिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है डिस्ग्राफिया। अब डिस्ग्राफिया क्या है, देख लेते हैं। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया इज ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट ए पर्सन्स एबिलिटी टू राइट। बस ये लिखने संबंधी विकार है। पहले डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया क्या था, पढ़ने संबंधी विकार, ये लिखने संबंधी विकार है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, आप ग्राफ कैसे बनाते हो, लिख के ही बनाते हो ग्राफ। अगर आप ग्राफ लिख के बनाते हो तो क्या हो गया, ग्राफिया। ग्राफिया मतलब, ग्राफ से मतलब आता है लिखना, है ना, ग्राफ। या वो क्या कार्डियोग्राफ होता है ना, वो ऐसे ऐसे करके चलता है, वो हार्ट वाली धड़कन, तो उसका क्या, वो लिखा हुआ चार्ट ही तो आता है। अपने ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने को इससे याद रखना है, डिस्ग्राफिया मतलब लिखन संबंधी विकार या लेखन संबंधी विकार। डिस्ग्राफिया मतलब क्या होगा, लेखन संबंधी विकार। संबंधी विकार, है ना। इट कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस वे। अब ये ना, लिखन संबंधी विकार भी कई तरह से हो सकता है ना, जैसे ये हैंडराइटिंग में हो सकता है, स्पेलिंग में हो सकता है, ओवरऑल जो सेंटेंस की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हो सकता है, या रिटन एक्सप्रेशन में हो सकता है, ये किसी भी चीज में हो सकता है। तो अपन इसके थोड़े से प्रकार पढ़ लेते हैं आगे, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, हैंडराइटिंग डिफिकल्टीज, जो मेरे में बहुत गंदी हैंडराइटिंग है मेरी। पुअर लेटर फॉर्मेशन, अब जैसे देखिए आप इस बच्चे को कहोगे कि क्यू लिख, आहा, कितना खूबसूरत क्यू लिखा है ना, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे करेगा और ऐसे कर देगा, या तो है ना, या इससे गोला ही नहीं बनेगा, या वो ऐसे कर देगा क्यू को, तो वो क्यू अच्छे से नहीं लिख पाएगा, है ना। तो लेटर फॉर्मेशन में उसे दिक्कत होगी। आप उसे आर लिखने के लिए कहोगे ना, तो वो ऐसे कर देगा आर को, ये आर है, क्यों, आर तो होता है ऐसे, है ना, तो या वो ऐसे कर देगा, ऐसे ऐसे कर देगा आर को। तो यही होती है कि लेटर फॉर्मेशन में उन्हें दिक्कत होती है, यानी लिखने संबंधी विकार होती है। स्लो राइटिंग स्पीड होती है, भाई कई कई बच्चे को आपने देखा होगा कि उन्हें 2 लाइन लिखने में आधे घंटे लग जाते हैं। तो ये चीजें होती है, क्या करते हैं, इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि उन्हें लिखने संबंधी विकार होता है। मान लीजिए आपने उनको 2 लाइनें लिखनी थी, उनको 5 मिनट लग जाते हैं, तो आपको मान के चलना है कि उस बच्चे का नॉर्मली क्या हो सकती है, डिस्ग्राफिया हो सकती है। आपको ये कंसिडर करके चलता है, ठीक है, आगे चलते हैं। राइटिंग में भी लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग, भाई उसे बहुत मेहनत वाला काम लगता है लिखना। अब आपको ऐसी इस बात के लिए आ रही होगी, क्योंकि देखो मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में एक बार भी मेरी कोई ऐसी क्लास नहीं निकली जिसमें मेरा होमवर्क पूरा हो। ठीक है, अपने पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये चीज़ नहीं देखनी है तो आप 1-2 मिनट स्किप कर देना, ठीक है। 11वीं कक्षा की बात थी, टीचर 5 कॉपीज मतलब फिल करवा चुका था। अब वो एक दिन उसने अचानक से कह दिया कि भाई अगले दिन तुम्हें कॉपी चेक करवानी है। अब मैंने तो कॉपी डाली नहीं है अभी तक, और मेरी हालत खराब हुई, यार कल कॉपी कैसे चेक करवाएंगे। तो फिर हुआ क्या कि टीचर ने, भाई टीचर जानता था मेरी हालत, मैं पढ़ने में ठीक था लेकिन मेरे से होमवर्क कभी नहीं होता था। आपको बता दूं, मैं टेस्ट में मतलब ऐसे क्लास में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या था कि वो कॉपी चेक करना चाहता था। टीचर को पता था इससे काम पूरा नहीं होता, तो उसने पहले ही बोल दिया कि भाई जिस बंदे का भी काम पूरा नहीं है ना, वो मुर्गा बन जाओ। बन गए भाई साहब मुर्गा। भाई कॉपी चेक कराने से अच्छा है तो मुर्गा ही बन जाते हैं। मुर्गा बन गए, एक पीरियड निकल गया। फिर अगला पीरियड आया तो उस टीचर ने, टीचर को बोल दिया कि ये पीरियड भी मैं ही लूंगा। 2 पीरियड निकल गए, 3 पीरियड निकल गए, 3.5 पीरियड पे बात आई। फिर उसने बोला
कि जो बंदा कल अपना काम कंप्लीट कर लाएगा ना, वो जाओ और जाके बैठ जाओ, कल किससे काम कंप्लीट हो। एक बात सोच के देखो, 4 से 5 कॉपीज तुम नहीं भर सकते, चाहे तुम कितने कैसे ही काम करो, है ना। फिर हुआ क्या कि उसने कहा मेरे को 1 सेकंड खड़ा हो। मैं खड़ा हुआ। अब आपको पता है, जब 3.5 घंटे हो गए मुर्गा बने हुए, तो पैर भी सुन हो गए, है ना, सारा खून आपके दिमाग में आ जाता है, चेहरा लाल हुआ हुआ था। मैं जैसे ही खड़ा हुआ ना, तो वो खून वापस जैसे नीचे गया ना, मेरे को चक्कर आ गए। बेचारा टीचर डर गया, जा जा बैठ जा बैठ जा, कॉपी चेक करा देना आराम से। मैंने ऊपर वाले के हाथ जोड़ा, हे ऊपर वाले तूने आज तो बचा लिया, और अगली बार भी ऐसे ही बचा लेना। तो ये होता है, ये भाई बहुत ही मेहनत वाला काम लगता है। मेरे ये बीमारी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लेकिन मैं आलसी हूँ, मेरी दिक्कत ये है ना। आगे चलते हैं। सॉरी मैंने आपके 2-3 मिनट खराब किए, जिसको भी ये नहीं सुना था वो स्किप कर सकता था। आगे चलते हैं। डिफिकल्टीज विद स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे लेटर में भी रन इनटू ईच अदर, है ना, वो लिखते समय क्या करेगा, एक लेटर को दूसरे लेटर के अंदर घुसा देगा, उसकी ये दिक्कत होगी। मतलब मेसी से एक दूसरे में गुथे हुए वर्ड से लगेंगे। लेटर में भी रन इनटू ईच अदर, और स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स में भी इनकॉन्स्टेंट। मतलब मान लो आप जैसे लिखते हो ना, जैसे मान लो लड़कियां लिखती है जैसे, तो वो क्या करती है, जमा जमा के, जमा जमा, आप फुट से भी नापोगे ना, तो वर्ड के बीच की दूरियां उनकी समान मिलेगी आपको, लगभग, मतलब बहुत अंतर होता है। लेकिन मान लो कोई लड़का लिख रहा है, अब वो इतना लिखेगा, फिर इतनी जगह छोड़ देगा, फिर इतनी जगह छोड़ देगा, फिर इतनी जगह छोड़ देगा, फिर इतनी जगह छोड़ देगा। तो ये भी एक डिसलेक्सिया का प्रकार है, कि उसे हाँ कोई दिक्कत है, भी कुछ जांच कराओ, भी कोई समस्या है। तो ये चीजें होती रहती है ना। अब देखिए, मैं लड़कियों का एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जिसका काम पूरा नहीं हो। चाहे पढ़ने में कोई लड़की कितनी डफर हो, वो काम पूरा करके रखती है। पता नहीं क्या दिक्कत है लड़कियों को। और एक चीज और होती है, देखिए डिस्ग्राफिया में बच्चे की क्या होता है, डिस्कम्फर्ट और होता है, फटीग और होता है, या तो मतलब उसे लिखना इतना थकावटी काम लगता है कि उसे चक्कर वक्कर आ जाते हैं, या फिर उसके हाथ वगैरह में दर्द होने लग जाता है, मतलब थोड़े से लगता है उसका हाथ दर्द करने लग जाता है। तो ये एक मेडिकल कंडीशन भी है। तो आप अगर आगे जाके टीचर बनो, तो आपको ये चीज ध्यान से रखनी है, और ये चीज आपको याद रखनी है कि डिस्ग्राफिया का मतलब है लेखन संबंधी विकार। स्पेलिंग चैलेंजेस आते हैं उसे, है ना, द सेम वर्ड में बी स्पेल्ड डिफरेंटली इन वेरियस इंस्टेंस। देखिए, सम वर्ड्स में बी स्पेल्ड डिफरेंटली इन वेरियस इंस्टेंस। जैसे क्या होता है कि सेम वर्ड्स वाले जो मतलब होते हैं ना, वो जैसे मान लो दो पास पास वर्ड लिखे हैं ना, ये मान लो पहले वाला उदाहरण वॉज और सो, है ना। पिछले वाले में पढ़ने संबंधी विकार था, इसमें लिखने संबंधी विकार है। तो ये दोनों को क्या करेगा, या तो ये दोनों को वॉज लिख देगा, ठीक है, या ये दोनों को सो लिख देगा। ये दिक्कत होगी इसे। फोनेमोग्राफी, स्ट्रगलिंग टू मैच साउंड विद लेटर्स, वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी। रिटन एक्सप्रेशन, यही बात अपनी हो चुकी है। इससे मेरे को याद आया कि पिछली वीडियो मैंने 2-2.5 घंटे तुम लोगों को पढ़ा दिया, तुम लोग वीडियो देख देख के चले गए बेशर्मो, चैनल तुमने सब्सक्राइब किया नहीं। सॉरी। लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने आगे भी मैराथन आने वाली है, अपन 2011 से लेकर 2022 तक के सारे PYQs निकालने वाले हैं रीड इंग्लिश L2 की, तो आपके लिए फायदे की बात ही है। चलिए बात करते हैं डिस्कैलकुलिया की। ये मैं शर्त लगाता हूँ कि ये वीडियो देखने वाले, ठीक है, 90% बच्चे या 95% बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये बीमारी उनको है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा ये आपको बीमारी नहीं है, आप सिर्फ आलसी हैं। ये बीमारी नहीं है, आपको आलसी, जैसे कि डिस्कैलकुलिया होता है। देखिए कुछ लोग इससे डिफरेंट भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। Dyscalculia is a specific learning disability that impairs an individual ability to understand and use numbers। भाई मैथ से संबंधित दिक्कत है। कैलकुलिया आ गया, कैलकुलिया से आप याद रखोगे कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, कैलकुलेटर याद रखोगे, ठीक है। कैलकुलेट किस अपन किस काम में लेते हैं, मैथ्स करने के लिए, तो भाई मैथ संबंधी विकार है, गणित संबंधी विकार है। आप कैलकुलिया से क्या याद रखोगे, गणित संबंधी विकार, गणित संबंधी विकार, गणित संबंधी विकार है। देखिए जैसे कि इसे मैथ डिसलेक्सिया भी कहते हैं, कि मैथ करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। बट इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट इज डिस्टिंक्ट कंडीशन फ्रॉम डिसलेक्सिया। ये डिसलेक्सिया से थोड़ा अलग है, वो कैसे है अपन बात कर लेते हैं। नंबर सेंस, है ना, डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंडिंग बेसिक नंबर कॉन्सेप्ट लाइक क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड प्लेस वैल्यू। वही बात है कि उसे समझ में ही नहीं आएगा कि गणित के पीरियड में चल क्या रहा है। 30 मिनट का पीरियड उसे ऐसा लगेगा 300 घंटे हो गए भाई साहब, आज ये पीरियड नहीं जाएगा, है ना। उसे ये दिक्कत लगेगी, उसे सिंपल से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। जैसे प्रतिशत का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि भाई ये हो क्या रहा है,
पहले तो ये बंदा 50 लिख रहा था, 50 के साइड पे टिंडा लगा के 2 बिंदी लगा दी इसने, ये करना क्या चाहता है? उसके दिमाग में ऐसी बातें चलेगी, है ना? उसे ये समझ में नहीं आएगा कि 25 है ना, वो 17 से ज़्यादा क्यों है? जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 25 17 से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यार शब्द की डिज़ाइन चेंज होता है, ये तो ज़्यादा महत्व दे वाला, यार इन्हें कम महत्व दे रहा है, मतलब ये बातें होंगी उनके दिमाग में, ये चलेगा। अब ये उस बच्चे की गलती नहीं है ना? उसके दिमाग की जो वायरिंग हुई है ना, वो उसी तरीके से हुई है कि उसे मैथ समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा कमज़ोर है। हो सके उसके मतलब उसके पास किसी और चीज़ के लिए एप्टीट्यूड हो, मान लो वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा अगर सिर्फ़ मैथ में कमज़ोर है, तो वो हर चीज़ में कमज़ोर होगा। और यहाँ पे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी भी मैथ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, ठीक-ठाक है, लेकिन अच्छी नहीं है। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे को ज़रूर लग रहा है ये सारी बीमारियाँ मेरे को है ना, क्योंकि यार जैसे मैं सोच रहा हूँ, हाँ यार ये दिक्कत मेरे में भी है, ये मेरे में, लेकिन मेरे को पता है 25-17 से ज़्यादा क्यों है, ठीक है? कितने हुए? 3 वो 8 नंबर ज़्यादा है इसलिए। मैथ वाले स्टूडेंट हँस रहे होंगे कि 25 और 17 में भी अंतर निकालने में सर को 1 डेढ़ सेकंड लग गया। ठीक है? बेसिक मैथ फैक्ट्स, है ना? डिफिकल्टी मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग बेसिक मैथ फैक्ट्स लाइक मल्टीप्लिकेशन टेबल वगैरह। अब उनको पहाड़े वगैरह याद नहीं होते, याद कर लेते हैं तो भूल जाते हैं। ये दिक्कतें डिस्कैल्कुलिया वालों को बहुत ज़्यादा होती है। बेचारे कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनका दिमाग बना ही ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ को पढ़ पाए। तो आप जब टीचर बनो तो आपको बच्चों में ये सारी चीज़ें देखनी है। आगे चलते हैं। कैलकुलेशन साइड हो जा, मैथ की बातें चल रही हैं यहाँ पे। कैलकुलेशन, अब भाई एक बात है, जिस बंदे को पहाड़े ही याद नहीं होंगे, मान लो किसी बच्चे को यही नहीं पता कि 25-17 से ज्यादा क्यों है, तो उसे कैलकुलेशन में तो दिक्कत होगी होगी। अब देखिए, डिफिकल्टी परफॉर्मिंग बेसिक अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस लाइक एडिशन, अब देखिए जोड़ना, सब्सट्रैक्शन घटाना, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना, एंड डिवीजन भाग देना, दे कैन इन्वॉल्व एरर इन कैलकुलेशन। सिंपल सी बात है, जुकाम हो रखा है मेरे, उनके जो वही सीधी बात है, जब कैलकुलेशन करेंगे तो एरर होगी, उनके उत्तर सही नहीं आएंगे, उनका होगा दिमाग खराब फिर। और फिर ऐसे बच्चे क्या करते हैं, देखिए दिक्कत क्या होती है कि मान लो किसी बच्चे को मैथ नहीं आ रही, अब टीचर उस पर प्रेशर डालेगा 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 ना, तो उसका मैथ से मन उतर जाएगा। ऐसा बच्चा हो सकता है मैथ में कमजोर हो लेकिन फिजिक्स में ज्यादा अच्छा हो। चलो फिजिक्स में तो फिर भी थोड़ी बहुत मैथ आ गई, मान लीजिए बायोलॉजी में अच्छा हो, जैसे मैं हूँ, मान लीजिए आप ये बोलेंगे आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी थी, मैंने सिर्फ केमिस्ट्री के कारण साइंस नहीं ली, क्योंकि वो वाला कॉन्सेप्ट, ये हालात थे मेरे। लेकिन जो कुछ होता है अच्छा होता है। तब मैंने, आपको पता है मैंने 1 साल कॉमर्स ली थी, फिर मैंने आर्ट्स ली। आर्ट्स में मेरे को इंग्लिश मिली, और मेरी में एप्टीट्यूड था इंग्लिश के लिए, मतलब मेरे को चीज़ें अपने आप समझ में आती है इंग्लिश में, चाहे कुछ ही हो। तो भाई ऐसा हो पाया कि अब मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ऊपर वाले ने मेरे को मतलब इतनी कुव्वत दी, और आप लोगों ने भी मेरे को इस लायक समझा कि करीबन आज की डेट में 550 लोग मेरे को समझते हैं कि हाँ यार ये बंदा इंग्लिश पढ़ा सकता है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको लग रहे होंगे ये 550 सब्सक्राइबर छोटे से, लेकिन एक बार इमेजिन करिए, देखो एक क्लास के अंदर 550 बच्चे, बहुत ज्यादा होते हैं। आगे चलते हैं। दिस कैन इन्वॉल्व इन एरर कैलकुलेशन एंड स्लो नेशन परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। सिंपल सा पर्सन करने में उसे आधी घंटे लग जाएगी, और एन एबिलिटी टू परफॉर्म देम मेंटली। और भाई जैसे आपने कुछ बच्चों को देखा होगा कि वो पर्सन देखते रहे, ऐसे 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 करते हैं, आजकल वो वीडियो चल रहे हैं यूट्यूब पे, ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं, वो मैथ कर डालते हैं, और अपने से नहीं होती। तो कहीं ना कोई दिक्कत जरूर है साहब, वर्ड प्रॉब्लम। आपको ये बीमारी नहीं है, ठीक है? word problem, difficulty understanding and solving word problems even when the mathematical calculation themselves are relatively simple। वही बात पहले वाली, उसको ऐसे बोलते 15 में से 25 घटा, बता कितने बचे, तो उसके हाथ खड़े हो जाए, वो दिमाग का सारा जोर लगा लेगा, लेकिन उससे नहीं होगा, है ना? स्पेटियल रीजनिंग, डिफिकल्टी विद स्पेटियल कॉन्सेप्ट, क्या है ये? स्पेटियल, स्पेटियल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैथ सच एज जियोमेट्री एंड मेजरमेंट। अब ये स्पेटियल मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्या एक सेकंड में चेक करके आता हूँ। तो मैं स्पेटियल का मतलब देख आया हूँ। स्पेटियल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो जगह रोकती है ना? इसमें लिखा है ना, जैसे देखिए जियोमेट्री और मेजरमेंट, है ना? ऐसी चीजें जो जगह रोकती है उन्हें बोलते हैं स्पेटियल कॉन्सेप्ट। तो उनको नापने वाली चीजें क्या होगी? स्पेटियल कॉन्सेप्ट होंगे, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अब देखिए अपन डिसलेक्सिया की है ना एग्जाम्पल देखते हैं। ए पर्सन विद डिसकैलकुलिया की एग्जांपल देखते हैं। माई स्ट्रगल टू काउंट मनी एक्यूरेटली, पैसे गिनने में दिक्कत होगी। अब आपको ये पता चल गया होगा कि आपकी ये बीमारी नहीं है, नोटों की गड्डी देख के बता देते हो कि कितने रुपए, है ना? कुछ लोग तो सूंघ के ही बता देते खड़क है, तो वाली बात है।
सूंघ के बता देते होगे आप तो कि कड़क है। तो सिंपल सी बात है कि अपने को ये दिक्कत नहीं है। दे माइट हैव डिफिकल्टी टेलिंग टाइम और अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस। वही बात है, उनको टाइम देखने में दिक्कत होती है, उनको सुओं का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि कौन सा सुआ इतने पे इतने पे। एक तो ये जुकाम ने परेशान कर रखा है मेरे को, तभी तो मैंने 2 दिन से क्लास नहीं डाली। रियली रियली सॉरी। आगे चलते हैं। they have time they might have difficulty telling time or understanding futures। देखिए उनके है ना, मतलब उन्हें घड़ी में टाइम बताना नहीं आएगा, प्रतिशत नहीं समझ पाएंगे कि भाई 200 का 25%, 50 कैसे हुआ। उनके ये कॉन्सेप्ट दिमाग के बाहर है। they might reverse numbers when they're writing or reading them। और वो देखिए जैसे वो 6 को है ना, वो 9 लिख देंगे, उनके ये दिक्कत होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। और मान लो वो 3 लिखेंगे, है ना, तो वो ऐसे लिख देंगे, तो ये उनकी दिक्कत हो सकती है। तो आपको इसको क्या है, डिस्ग्राफिया से नहीं मिलाना, ये मैथ की प्रॉब्लम है, तो ये अलग आएगी। They might have trouble understanding and solving word problems even if they know the basic math facts। सिंपल से उनको पता है, मान लो उनको फॉर्मूला पता है, फिर भी उनसे है ना वो सवाल सोल्व नहीं होगा, तो ये दिक्कत किसकी होगी, ये दिक्कत होगी जिसकी क्या होगी, डिसकैलकुलिया होगी। अब बात करते हैं डिस्प्रेक्सिया की, है ना। डिस्प्रेक्सिया ऑल्सो नोन एज द डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर ये क्या है, बात करते हैं आगे। is a neurological condition that affects an individual's ability to plan and accordingly to their movement। भाई वो सोचता कुछ और है लेकिन वैसा वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। जैसे कि इट्स ऑफन characterized by clumsiness and difficulties with motor skills। भाई एक बात है, आप एक सिंपल सी बात है, इसका टेस्ट करना हो किसी को भी, तो एक बच्चे को या किसी को भी एक ट्रे में ना बहुत सारे कप लगा के उनमें क्या पानी डाल के दे देना फुल करके। तो अब देखो कुछ लोग तो आराम से रह जाएंगे, एक भी बूंद है ना कब से बाहर नहीं जाएगी। आपने बहुत सारे देखा होगा। अरे एक आप किसी को एक नॉर्मल गिलास दे दो पानी का, वो ऐसे 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 करते हैं और आधा गिलास खाली करते हैं पहुंचते पहुंचते। ये दिक्कत क्या है, ये डिस्प्लेक्सिया की दिक्कत है। उनकी मोटर स्किल्स पे कंट्रोल नहीं होता, वो एक काम को सीक्वेंस में नहीं कर पाते, है ना। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने सोचा कि भाई, मान लो ऐसे लोगों को निशाना लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि उनकी मूवमेंट और उनकी कोऑर्डिनेशन दिमाग के साथ मैच नहीं करती, ये लोग टकराते हुए चलते हैं। अब अगर देखो सामने देख के कौन सा ले, जैसे आपने नॉर्मली लोगों को उनको चोट बहुत ज्यादा लगती है, ऐसा तो देखा ही होगा, कोई भी काम करते हैं उनको चोट, वो सब्जी काट रहे हैं गुलिया काट लेंगे। अब ये फिर से अपने पे नहीं लेना। या कोई भी चीज करे, मोबाइल चलाते मोबाइल उनके हाथ से गिर जाता है, ऐसे क्या उनकी ये दिक्कत बहुत होती है। जो मोटर स्किल्स होती है ना उनकी, है ना, गति कौशल होता है वो उनका कमजोर होता है। थोड़ा आगे और अच्छे से समझते हैं इसको, देखिए। डिफिकल्टीज विद ग्रोस मोटर स्किल्स, challenges with activities that use large muscles groups such as। अब देखिए मैं क्या थोड़ा जिम विम जाता हूँ, आपको मेरा थोड़ा शरीर देख के पता चल रहा है। लार्ज मसल्स कौन से होते हैं, बैक के मसल्स होते हैं ना, थाई के मसल्स होते हैं, और आप बाइसेप्स के मसल भी लार्ज ले सकते हो, जिम में छोटे मसल्स में गिना जाता है। लेकिन यहाँ पे कौन से लार्ज मसल्स की बात हो रही है, यहाँ पे लार्ज मसल्स की बात हो रही है सारों की। आप अगर लिखने में काम ले रहे हो ना, तो ये आप फाइन मोटर स्किल चाहिए, कि आप छोटे मसल्स का काम ले रहे हो, तो ये लार्ज मसल्स नहीं है। लेकिन आप भाई जैसे अब मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो अब मैं क्या बड़े मसल्स का यूज ले रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ये होगा ग्रोस मोटर स्किल। तो मैं आपको ग्रोस मोटर स्किल्स बता चुका हूँ, अब मैं बताता हूँ फाइन मोटर स्किल्स। जैसा कि मैं बता रहा था कि मान लो लिखना है, कोई भी बारीक काम करना है ना, वो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आता है। थोड़ा पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़े उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए, challenges with activities that use large muscles group such as running, jumping, hopping, skipping। जैसे वो रस्सी कूदने में उससे रस्सी नहीं कूदे जाएगी, जंप नहीं किया जाएगा, अगर वो दौड़ेगा तो गिर जाएगा, ऐसी दिक्कत होगी। थ्रोइंग एंड कैचिंग, मान लो किसी को आप फेंकते हो और वो कैच नहीं कर सकता, वो वाला फेंकना नहीं, नेता लोग फेंकते हो नहीं, ये वाला अलग है थोड़ा। बॉल फेंकना, वो बंदा उसको कैच नहीं कर पाता, उसको दिक्कत क्या होगी, उसको दिक्कत होगी ग्रोस मोटर स्किल्स में, यानी उसकी बड़ी मसल्स काम नहीं करती। मेंटेनिंग बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, यही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, हैंड राइटिंग, लिखा नहीं जाएगा उससे। ड्राइंग, जो मेरे दिक्कत है, मैं सिर्फ एक ही चीज अच्छी बना सकता हूँ ड्राइंग में। पीला पेन है ना अपने पास, तो पीला तागा, ये देखिए कितना शानदार बन रहा है। बना सकते हो आप मेरे जैसा, मैं पीला तागा बहुत अच्छा बनाता हूँ, है। तो ये दिक्कत होती है बेचारे इनको, ये बीमारी मेरे में नहीं है।
ठीक है, लेकिन ये लोग क्या है, ड्राइंग नहीं कर सकते, अपने बटन नहीं जड़ सकते हैं, मैंने जड़ रखे, बटन नहीं जड़ सकते, और कैंची वगैरह चाकू वगैरह ये अच्छे से यूज नहीं कर पाते। प्लानिंग एंड सीक्वेंसिंग, है ना, डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरिंग आउट ए सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स। एक साथ बहुत सारे काम दे दो आप उनको, तो उनको समझ में नहीं आएगा कौन सा कैसे करना है। जैसे आप उनको ये कह दो कि एक काम कर, प्याज छील लेना, सॉरी आलू दे दे आपको, आलू छील लेना, काट लेना, काल के तेल में डाल देना, थोड़े से ब्राउन होने के बाद उसमें मसाला डाल देना। अब वो क्या करेगा, पहले तो जाते ही सीधे तेल में वो आलू डाल देगा, अरे अरे, फिर उसे याद आएगा, उसे वो काटना भी था, काटेगा, काटने के बाद उसे याद आएगा, अरे छिलना भी था, फिर वो एक एक मतलब कट को छीलेगा, फिर से तेल में डालेगा, है ना, फिर कई देर पका लेगा, वो बहुत ज्यादा ब्राउन हो गया, मतलब हमारी भाषा में कहते हैं सीज जाएंगे, एकदम तैयार हो जाएंगे, तब उसे याद आएगा यार मसाला भी डालना था, तो उसे ये दिक्कत होगी। स्पेटियल अवेयरनेस, वही बात, जगह रहने वाली चीजों, जैसे अपने एक अंदाजा होता है हर चीज का, कि जैसे मेरे को मान लो ये अंदाजा है कि ये मोबाइल मेरे से करीबन करीबन ना ना करके 1 मीटर दूर पड़ा है, यानी 3 फुट से हल्का सा ज्यादा, ये मेरा अंदाजा है। उनके ये अंदाजे लगाने में दिक्कत होती है, जैसे मान लो ये पेन है, मेरे आइडिया से ये लगभग 6 इंच का है ना, आइडियली 6 इंच का पेन है ये, तो अब मैं ये बता सकता हूँ, वो बंदा ये बता नहीं पाएगा ये चीज। मेरे तो दिक्कत नहीं है, कभी कभी मेरे हाथ से पेन छूट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सेम दिक्कत मेरे भी लगती है मेरे को, है ना। तो चैलेंजेस बस इन 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 टॉपिक को पढ़ते पढ़ते समय यही दिक्कत आती है कि बंदे को लगता है सारी बीमारियां उससे, आपको ये चीज नहीं सोचनी है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, है ना। तो ये देखिए, चैलेंजिंग विद अंडरस्टैंडिंग नेविगेटिंग स्पेस सच एज बम्पिंग इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड हैविंग डिफिकल्टी और जजिंग डिस्टेंस, वही बात। मान लो मैं जैसे ये मान लो मेरे सामने कोई गेट है, तो मैं बता दूं कि हाँ यार ये गेट मेरे से 10 फुट दूर है, लेकिन उसे ये चीज में दिक्कत नहीं होगी, उस समय क्या होगा, वो चलते चलते चीजों से टकराएगा बहुत ज्यादा, है ना। आपने बहुत से लोगों को ये चीज देखी होगी, उन्हें बहुत से लोगों को मतलब ये दिक्कत होती है, वो चीजों से टकराते बहुत ज्यादा है ना, हाथ में सामान गिरा देते हैं वो, आप उन्हें कुछ फेंकने के लिए कहो तो वो बहुत ज्यादा दूर फेंक देते हैं या बहुत पास फेंक देते हैं, मतलब जो उनका एम होता है वहां पर नहीं फेंक पाते, तो इन लोगों को भी क्या होता है, इन लोगों को भी कौन सी बीमारी है, मैं तो खुद भूल गया पढ़ाते पढ़ाते, डिस्प्लेक्सिया होता है, उन लोगों को भी डिस्प्लेक्सिया होता है, क्योंकि बीच में मेरे अचानक इतनी छींकी आई है, वो तो मैंने काट दी, सब कुछ दिमाग से निकल गया। आगे देखते हैं, ए चाइल्ड विद डिस्प्लेक्सिया माइट हैव डिफिकल्टी लर्निंग टू राइड बाइक, प्ले स्पोर्ट्स, है ना, दे माइट हैव स्ट्रगल विद हैंडराइटिंग मेकिंग देयर राइटिंग इलिजिबल। अब देखिए ये इलिजिबल है ना, इलीगल मत लेना इसको, इलिजिबल है यानी पढ़ने योग्य, है ना, पढ़ने योग्य, योग्य। बाइक चलाना नहीं सीख सकते वो, या फिर वो गाड़ी चलाना नहीं सीख पाएंगे, साइकिल चलाना नहीं सीख पाएंगे, उनमें दिक्कत होगी। दे माइट हैव डिफिकल्टी विद द टास्क रिक्वायर फाइन मोटर कंडीशन कोऑर्डिनेशन, यही बात लिखने वगैरह में दिक्कत होगी उनको, सच एज बिल्डिंग विद ब्लॉक्स। जैसे बच्चे नहीं होते, आप उनको खिलौने ला के देते हो, वो लेगोस वगैरह उनको जचा के बिल्डिंग सी बना लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, ये बच्चे वो काम नहीं कर पाएंगे। आगे चलते, डिस्फेजिया ए लैंग्वेज डिसऑर्डर। डिस्फेजिया क्या होता है, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, या आप इसे कन्वर्सेशन डिसऑर्डर भी मान सकते हो, वो बंदा बोल नहीं पाता सही से, है ना, लैंग्वेज को कन्वे नहीं कर पाता, एक से अपने थॉट्स है ना उनको कन्वे नहीं कर पाता। जैसे देखिए डिस्फेजिया, अगर एक ट्रिक बताऊं तो आपको, तो आप मतलब फेस एक दूसरे की तरफ फेस करके तो बात करते हो, तो वो बंदा बात ही नहीं कर पाएगा, फेस इस तरफ कर लेगा, क्या होगा, डिस्फेजिया, मतलब बोला ही नहीं जाएगा उससे, तो आपको याद रख रहा है उसे क्या दिक्कत है, उसे डिस्फेजिया। जैसे कि डिस्फेजिया ऑल्सो नोन एज अफेजिया, अफेजिया भी नाम है इसका, है ना, इज ए लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स ए पर्सन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस और अंडरस्टैंड लैंग्वेज, या तो उससे बोला नहीं जाएगा या उसे समझ में नहीं आएगा। इट कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस वेज इम्पैक्टिंग स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब ये देखिए बहुत से तरीकों से हो सकती है, जो पठन के, लिखन के, सुनने के और बोलने के चीजों को बहुत तरीकों से इफेक्ट कर सकता है। कैसे देखना, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, डिफिकल्टी फाइंडिंग वर्ड्स। जैसे देखिए मान लीजिए मेरे को कभी कभी आप आपके साथ होता नहीं है कि आप कोई मतलब बात बनाना चाहते हो, लेकिन आपको उसके लिए मतलब पर्टिकुलर शब्द नहीं मिल रहा है, आपके लिए ऐसा होता है ना, कि मान लीजिए अब जैसे मान लो बहुत बार लोग कहते हैं कि यार वो उस समय होता है ना जिस समय क्या होता है, सूरज निकल रहा होता है लेकिन पूरा नहीं निकलता है, बार बार मतलब रोशनी सी हो जाती है, लालिमा सी छा जाती है, वो क्या होती है, नॉर्मली क्या बोलते हैं अपन इसे, भोर बोलते हैं, है ना। लेकिन अब जिसको शब्द नहीं पता उसे नहीं मिलता ये सब, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो इन लोगों के साथ जिन्हें डिस्पेजिया है उनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है,
उनको मतलब हर समय ये दिक्कत ही होती है क्या कि उनको शब्द नहीं मिलते। डिस्पेसिया जिनके होता है उनको शब्द नहीं मिलते, मतलब किसी चीज के बारे में बात करें अचानक भूल जाएंगे। वो कौन सी मूवी थी, रेडी। रेडी फिल्म देखी होगी आपने। रेडी फिल्म में सलमान खान के बात की दिक्कत होती है। वो मान लो वो घड़ी के बारे में बोलता है, वो बोलता है, वो होता है ना, वो गोल गोल होता है जिसके नीचे घंटा लटक रहा होता है, ऐसे करके मतलब वो बोला, मतलब वो बोलना क्या चाहता है, वो घड़ी बोलना चाहता है, लेकिन अब उसे शब्द नहीं मिल रहा है ना। ये क्या होता है, ये होता है डिस्पेजिया, है ना। और एक और उदाहरण देख लो, जैसे उसी मूवी में भाई वो बात कर रहा होता है, जैसे कहो बाप, है ना। तो मतलब वो होता है ना माँ का, वो होता है ना ऐसे करके, मतलब वो बोलता है। आपने सबने रेडी मूवी देखी होगी यार, सलमान खान वाली। सलमान खान के बाप का कैरेक्टर किस बीमारी के बारे में बात करता है, वो क्या है, डिस्पेजिया है। उसे बताने के लिए शब्द नहीं मिलते, मतलब वो अपना बात तो कन्वे करना चाहता है, लेकिन अब उसे शब्द नहीं मिल रहे, तो उन्हें क्या है, डिस्पेजिया। स्पीकिंग इन शॉर्ट फ्रेगमेंटेड सेंटेंस, छोटे सेंटेंस में बात करें, आपने बच्चों को देखा होगा, जो बच्चा बोलना सीखता है वो बड़ा सेंटेंस नहीं बना पाता, वो क्या टुकड़ों में बात करता है। मैं है ना, मैं तैयार होके, है ना, तैयार होके, मैं तैयार होके घूमने जाऊंगा, मतलब ऐसे बात करता है वो। तो अब अगर कोई बड़ा ऐसे बात कर रहा है, तो आपको पता है उसे डिस्पेजिया। सब्स्टिट्यूटिंग और ओमिटिंग साउंड्स और वर्ड, स्पीकिंग स्लो और विथ ग्रेट एफर्ट, मतलब बोलने में बहुत ज्यादा जोर आता है उसे। देखिए ये सारे आपको पढ़ाना और मेरा इस मजाक के साथ पढ़ाना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना। मैं सीधे से भी आपको पढ़ा सकता था कि देखो ऐसे ऐसे पढ़ लो और ये होते हैं, और मतलब कुछ भी ऐड नहीं करता, तो ये आपको कभी याद नहीं रहते, है ना। तो मैंने जानबूझ के इसमें ह्यूमर डालने की कोशिश की है, ताकि आप ये कभी भूलो मत। दूसरी बात ये, आपने ये पढ़ ली है, तो अब आगे से कभी आप लोगों को इन प्रॉब्लम्स के साथ देखो ना, तो उनका मजाक नहीं उड़ाना है, सीरियसली कंडीशन करना है कि उनके, हाँ भाई उनकी बीमारी है। अब किसी इंसान के हाथ नहीं हो, तो आप उसे बड़ा सीरियस लेते हो, आप सोचते हो कि हाँ यार इस इंसान की कैसे सेवा कर दे। वही दिक्कत इनके साथ है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ डैमेज हुआ होता है, जिसके कारण उनके ये दिक्कत होती है। तो अगर आप टीचर बन जाओ, तो कभी ऐसे बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना है। मान लो टीचर नहीं बनो, आप जिंदगी में कोई और अच्छे, मान लो आज आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, टीचर नहीं बनो, कल आरएस की तैयारी करो, आरएस बन जाओ। तो आप अपने स्टाफ में जब भी कभी ऐसे लोगों से मिलो, तो उनसे के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी है, उनका मजाक नहीं उड़ाना। आगे चलते हैं। रिसेप्टिव लैंग्वेज, बोलने में नहीं, सुनने में भी दिक्कत हो जाती है उनकी, है ना। डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड स्पोकन और राइटिंग लैंग्वेज, वही बात है ना। मिसइंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड और द सेंटेंस, है ना। इनएबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन और इंगेज इन। देखिए आपने एक शो देखा हुआ, मतलब मान लो ज्यादातर ने नहीं देखा, द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी, देखिए ये शो इंग्लिश में है, मैं आपको पहले ही बता दूं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये शो देखो, आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा सुधरेगी इससे। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एक लड़का होता है शेल्डन नाम का, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है वो, बहुत ज्यादा। लेकिन उसकी ये दिक्कत होती है, उसे सार्केज्म समझ में नहीं आता। मान लीजिए अब ये जो नीचे जो अभी लिखा मैंने, ये पढ़ा, इनएबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, सॉरी ये मिस इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड और द सेंटेंस। मान लीजिए कोई जल्दी आ गया, मतलब सॉरी कोई काम के, आपने किसी को कहा कि यार 11 बजे आ जाना, और वो मान लो 1 बजे आया, तो उसे देख दिया आपको, यार आज बड़ी जल्दी आ गया तू। अब सामने वाला समझ जाएगा कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, सार्केज्म में बात कर रहे हो, लेकिन ये लोग वो बात समझ नहीं पाते। इनकी क्या होता है, यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं तो 2 घंटे लेट आई हूँ, इसका दिमाग खराब हो गया लगता है। उनको ऐसा लगेगा, उनके साथ ये दिक्कत है। इसी के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर आप वीडियो मतलब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग, वही है ना। डिफिकल्टी इन रीडिंग अलाउड, सिंपल सी बात है। डिस्फोनिया, इसमें क्या होता है, आवाज चली जाती है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को, मतलब बहुत से लोग पहले बहुत अच्छा बोलते थे, और फिर क्या हो गया, उनकी आवाज या तो बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, या आवाज बैठ जाती है, या वो मतलब अजीब सी हो जाती है आवाज, नॉर्मल नहीं रहती। जैसे मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ आपको। करीबन 11वीं कक्षा तक मेरी आवाज एकदम लड़की जैसी थी, मतलब अगर आप मेरे से फोन पे बात करते तो आप कंफ्यूज हो जाते कि मैं लड़का बोल रहा हूँ लड़की बोलता हूँ। आप क्या मानोगे, कस्टमर केयर वालों से मैं जब भी बात करता था ना, वो फोन काटते समय कहते थे हाँ मैडम आपसे बात करके अच्छा लगा, वो तो फोन काट देते थे। मेरा दिमाग खराब हो जाता था कि इस आवाज का करूँ क्या। फिर भाई साहब आई प्यूबर्टी, स्पीकर सो फाट्यो के डर जाए लोग धकाल मार दिया तो मन के फिर वो बड़ोटा बरे सामने, मतलब कोई नयो मिले वो तो डर ही जा, जोर से धकाल मार दी। 6.5 फुट, मतलब 6.5 नहीं, 6 फुट 2 इंच को बंदो,
और ये आवाज गस आ गया। लेकिन देखो मैं शुद्ध आदमी हूँ, बता दूं मैं इसमें बदमाश बदबूस को नहीं है ना, बहुत सौ पढ़ो। आगे बात करते हैं। डिस्फोनिया refers to any disorder that affect the voice, making it difficult to produce clear and understandable speech, है ना। it encompass a wide range of condition that can impact the pitch, है ना, किसी की आवाज बहुत ज्यादा पतली होती है। loudness, किसी का स्पीकर बहुत ज्यादा फटा होता है। क्वालिटी, किसी की बात समझ में नहीं आती वो बोल क्या रहा है। और क्लियरिटी, वही बात है। आगे क्या है, डिस्फोरिया। इसे बहुत ध्यान से समझना होगा आपको। क्यों? देखिए आपने कुछ बच्चे देखे होंगे, कुछ लड़के कुछ लड़कियां, उनको क्या होता है, वो लड़के होते हुए भी उनको ये नहीं लगता कि वो लड़के हैं, या लड़कियां होते हुए भी उनको ये नहीं लगता कि वो लड़के हैं। आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। मैंने पर्सनली बहुत से मतलब बच्चे देखे हैं ऐसे, जिनको ऐसा लगता है। मान लो कोई लड़का होगा, उसके दाढ़ी वगैरह सब आएगी, लेकिन उसको ऐसा लगता नहीं है कि वो लड़का है। वो लड़कियों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, लड़कियों की गेम खेलना चाहता है, लड़कियों की तरह तैयार होना चाहता है। तो ये डिसऑर्डर, उसके बारे में एकदम खुले दिमाग से अपने को इसको समझना है। डिस्फोरिया इन एजुकेशन, स्पेसिफिकली जेंडर डिस्फोरिया। जेंडर डिस्फोरिया होता है, क्या बात करते हैं, रेफर टू द डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट, है ना, एक्सपीरियंस बाय ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, है ना, और जेंडर नॉन कन्फर्मिंग स्टूडेंट। यानी देखिए ये बीमारी उन स्टूडेंट्स को होती है जिनको उनके जेंडर के बारे में पता नहीं होता। मतलब सब तो उन्हें लड़के लड़के करते हैं, क्यों? क्योंकि फिजिकली वो लड़के हैं, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि यार वो लड़की है। आपने भी बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा। अब अपन इनको क्यों पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये, मान लीजिए आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है कल को, अब अगर उसके दिमाग में ये एंग्जाइटी रहेगी ना, उसे पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा तो वो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये होगी लर्निंग डिसेबिलिटी। अब ऐसे बच्चों को दूसरे बच्चे चिढ़ाते भी बहुत ज्यादा है। तो अपने वो भी ख्याल रखना है कि बच्चे के साथ ऐसा ना हो। आपको उसकी सिचुएशन समझनी है कि वो एकदम फिजिकली ही ट्रांसजेंडर है या फिर सिर्फ दिमागी बीमारी है। क्योंकि अगर उनके दिमाग में अगर ये एलिमेंट हो तो वो ठीक हो सकता है। ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, बात मैं नहीं कहता, क्योंकि करीबन 1970 तक है ना, जो गे और लेस्बियन है ना, उसे दिमाग की बीमारी मानी जाती थी। अब वो चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ हटा दी गई है। अब इन्हें एक बीमारी की तरह देखा जाता है। मतलब एक सॉरी, मतलब एज की मान लेते हैं कि वो लोग पैदा ही ऐसे हुए। लेकिन पहले इन्हें एक दिमाग की बीमारी की तरह देखा जाता था। तो आप बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए, है ना, उनके एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कीजिए कि बेचारे उन पे क्या बीत रही होगी। मान लीजिए एक तो उनका दिमाग पहले ही खराब हो रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है, उन्हें ये समझ में आ रहा नहीं है। ऊपर से बच्चे और मजाक उड़ाते हैं इनका, टीचर उनको समझ नहीं पाते, पढ़े क्या खा कैसे बच्चे। तभी ऐसे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। तो आपने को उनको समझना होगा और उनको इंकरेज करना होगा पढ़ाई के लिए। आगे चलते हैं। अब उनकी दिक्कत क्या आती है, बुलिंग एंड हरेसमेंट। भाई बच्चे बुलिंग करते हैं, हरेस करते हैं, है ना। सोशल आइसोलेशन, ऐसे बच्चे क्या करते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन के कारण अपने आप को दूसरे बच्चों से अलग कर लेते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, वो लड़कों के साथ नहीं बैठेगा, क्यों? क्योंकि उसे लड़कियां पसंद ही नहीं है। अब एक लड़की, आपने कभी देखा एक लड़की 10 लड़कों के बीच में बैठी है स्कूल में, हंसी मजाक कर रही है, कॉलेज में चलता है, देखो ऐसा। स्कूली लाइफ की बात करते हैं, ऐसा नहीं होता। लड़कियां अपना अलग ग्रुप में रहती है, लड़के अपने अलग ग्रुप में रहते हैं। ये हमारे यहाँ तो भाई अभी तक तो ऐसा ही होता है। कहीं और लोग मॉडर्न हो तो मैं ये गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने एक नॉर्मल सोशल कन्वेंशन की बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है कि लड़के अलग बैठते हैं, लड़कियां अलग बैठती है, लड़के लड़कों मतलब लड़का लड़कों के साथ खुश रहता है, लड़कियां लड़कों के साथ खुश रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी हॉबीज मैच करती है। अब एक लड़का है, वो गाड़ियों की बात करेगा, ठीक है, बाइक्स की बात करेगा, मोबाइल्स की बात करेगा, स्पोर्ट्स की बात करेगा। लड़कियां वही, मान लीजिए किसी को बाइक पसंद हो तो वो कर लेगी बाइक की बात, लेकिन इन जनरल बात करें तो उनके शौक अलग होते हैं। तो अब वो लड़कों वाले शौक उसके होंगे नहीं। मान लो कोई लड़का, वो अपने आप को लड़की समझता है, तो लड़कों के साथ वो वैसे वैसे नहीं बैठेगा, लड़कियां उसको अपने पास बैठाएगी नहीं, क्योंकि वो लड़का है फिजिकली। तो ये दिक्कत होती है। फिर ऐसे बच्चे क्या करते हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ज्यादातर ऐसे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो आपके किसी हंसी मजाक के कारण कोई बच्चा सुसाइड ना कर ले, आपको ये चीज ध्यान रखनी है और हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। मेथड ऑफ इवेल्युएशन। अब ये क्या है, देखो परीक्षा के प्रकार है ये सिर्फ, कि आपने को कैसे पता चलेगा कि, अब जैसे मेरे को कैसा पता चलेगा कि मेरे को पिछले कितनी देर हो गई माथा फोड़ी करते, आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। जब मैं आपका टेस्ट लूंगा, अब मैं टेस्ट कैसे लूंगा, टेस्ट के देखिए दो तरीके होते हैं। कौन से दो तरीके? फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। यानी देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सी होती है, ये वो टेस्ट होते हैं जो अपने, भाई मान लो टीचर ने पार्ट पूरे होते ही ले लिए, दो पार्ट पूरे होते ही ले लिए, ठीक है, बीच में अपने टेस्ट होते हैं, जैसे साल के बीच में 5-6 टेस्ट होते हैं, शायद 3 टेस्ट होते हैं। तो वो टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट हो गए। इससे क्या, मान लो एक पाठ पढ़ाया आपने बच्चे को, अब आपने ये फॉर्मेटिव टेस्ट ले लिया, यानी उसका एक छोटा सा टेस्ट ले लिया,
आपको पता चल गया यार बच्चे को ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो अब आप क्या करोगे, रेमेडियल टीचिंग करोगे। अब आप बच्चे को कोशिश करोगे, समझोगे कि यार सही समझ में क्यों नहीं आया। आप उसे मतलब उसके उसके एनवायरनमेंट वगैरह को, या वो समझ में क्यों नहीं आया, क्या आपकी पढ़ाने में गलती है या बच्चे की कोई दिक्कत है, ये चीज़ आप समझने की कोशिश करोगे। समेटिव टेस्ट होता है साल के एंड में, ये सीधा फेल और पास करने के लिए होता है, इसमें नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज दे दिएंगे कि भाई तेरे 43% बने, 43 में राज्य है, तेरे 99% बने तो 99 में राज्य, तू पास हुआ है तो तू पास हो गया, तू फेल हो गया तो तू फेल हो गया। तो ये साल के एंड में होता है। अब इनको थोड़ा और समझते हैं आगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना। थिंक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट एज चेकअप। चेकअप यानी आपने भाई पाठ पढ़ लिया, अब मैं चेकअप करूंगा आप पे कि हाँ आपको कितना समझ में आया कितना नहीं, है ना। थ्रू आउट द लर्निंग जर्नी दे आर लाइक snapshots taken along the way to see how the student are doing when they might need extra support। कि भाई एक स्नैपशॉट की तरह होता है कि पढ़ाते हुए बच्चों को बीच बीच में चेक कर लिया जाता है कि भाई आप जो पढ़ा रहे हो वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उन्हें एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा फॉर्मेटिव असेसमेंट से। पर्पस क्या होता है इसका, है ना। मॉनिटर प्रोग्रेस, भाई बच्चों की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, टू ट्रैक स्टूडेंट्स, है ना, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाई एरियाज वेयर दे आर स्ट्रगलिंग और एक्सीडिंग। मान लीजिए आपने एक बच्चे को एक पार्ट पढ़ाया, तो अब उस बच्चे को आधा पार्ट समझ में आ गया आधा नहीं आया, तो आपको ये बात कैसे पता चलेगी, बच्चा खुद तो बताएगा नहीं आपको। आपको ये बात तब पता चलेगी जब आप क्या करोगे, बच्चे का टेस्ट लोगे, है ना। या किसी भी तरह से मान लो बच्चे को देखोगे, वो क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया क्लास के दौरान, क्लास के बाद। देखिए आपके सवाल कैसे आएगा कि भाई मान लीजिए क्लास के दौरान लिए जाने वाले टेस्ट, या यूनिट खत्म होते ही लिए जाने वाले टेस्ट, या साल के बीच में बार बार में लिए जाने वाले टेस्ट कौन से होते हैं, तो आप क्या बताओगे, फॉर्मेटिव टेस्ट। आपसे पूछ लिए जाए साल के एंड में होने वाले टेस्ट, या निर्णय देने वाले टेस्ट, या नंबर देने वाले टेस्ट कौन से होते हैं, तो आपको क्या बताना है, समेटिव टेस्ट होते हैं। और पढ़ते हैं अपन प्रोवाइड फीडबैक, भाई बच्चे को बताने के लिए कि हाँ तूने ये इतना पढ़ा है। जैसे मान लो आप टेस्ट सीरीज है, मैं आपको कहता हूँ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो किसी की भी जो इंग्लिश की टेस्ट सीरीज करा रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज दिखा लो। अब मान लो आपने एक पेपर निकाला, सॉरी, मान लो आपने एक पेपर निकाला, आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन आपको पता चला कि यार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मेरे नंबर कम आ रहे, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। टीचिंग मेथड में आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार वो साजिद वाली वीडियो मेरे को 2-3 बार वो देखनी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज है, बीच बीच में अपनी भी वो कर लेनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, उसको प्रमोशन, हाँ प्रमोशन कर लेना चाहिए। ठीक है, फीडबैक ऑन देयर लर्निंग, दिस फीडबैक हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग वेल एंड व्हाट दे आर नीड टू इम्प्रूव, कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, गाइड एंड इंस्ट्रक्शन, टू इन्फॉर्म टीचर्स अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग मेथड्स एंड एडजस्ट देयर इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। मान लो 100 बच्चों की क्लास, सोच लो 100 ज्यादा हो गए, मान लो 50 बच्चों की क्लास है, अब मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। अब 50 के 50 बच्चों को मान लो मैंने पेपर दिया और 50 के 50 बच्चों में दिक्कत आ रही है, उनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कमजोर आ रहा है, तो मेरे को क्या समझ में आएगा, यार मैंने सही नहीं पढ़ाया। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक बच्चे की आता अलग बात होती, 2 बच्चे की आता अलग बात होती, 3 बच्चे की आता अलग बात होती, सारे के सारे बच्चों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर खराब आ रहा है तो इसका मतलब टीचर की गलती है। तो अब टीचर क्या करेगा, इससे टीचर को भी नॉलेज मिलेगी, हाँ यार मेरे को अपना सिस्टम सुधार लेना चाहिए। टाइमिंग, देखिए सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं इसकी टाइमिंग से कि भाई जो फॉर्मेटिव टेस्ट है वो लिए कब जाते हैं। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा कि ये थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस लिए जाते हैं। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हो, पार्ट आधा कंप्लीट पार्ट होने के बाद आप मान लीजिए पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आधा कंप्लीट होने के बाद आपने टेस्ट ले लिया, पूरा होने के बाद टेस्ट ले लिया, 5 पार्ट कंप्लीट होने के बाद टेस्ट ले लिए, 10 पार्ट कंप्लीट होने के बाद टेस्ट ले लिए। जैसे हमारे नहीं होते थे आपके मतलब बीच में 3-4 बार टेस्ट होते थे, है ना। उसी तरह से ये होते हैं, जैसे ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन। मान लीजिए अब ये एक, मान लीजिए ये भी एक तरीका ही है कि मान लिया आप बच्चों को पढ़ा दिया, अब आपने बच्चों को 5 से सवाल पूछ लिया, आपको पता चल जाएगा हाँ कि बच्चों को कितना याद हुआ है कितना नहीं। ये भी एक तरह से फॉर्मेटिव टेस्ट ही है कि चलते चलते आपने बच्चों को पूछ लिया, वो क्या हो गया, वो भी एक तरह से फॉर्मेटिव टेस्ट ही है। अब बात करते हैं समेटिव टेस्ट की, है ना, समेटिव असेसमेंट की। समेटिव असेसमेंट आर लाइक माइल मार्कर्स। माइल मार्कर्स, पहली क्लास, दूसरी क्लास में जाने के लिए बच्चों को क्या देना होगा, समेटिव टेस्ट देना होगा। बच्चा तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में जाने के लिए क्या करना होगा, समेटिव टेस्ट। ये जो वार्षिक परीक्षा होती है ना, अपनी वार्षिक परीक्षा, वो है ये। दैट शोज हाउ मच द लर्निंग हैज occurred ओवर ए लॉन्ग पीरियड। भाई लॉन्ग पीरियड है, पूरी साल निकल गई, बच्चे ने कितना कुछ एक्वायर किया है, वो समझने के लिए क्या होगा, समेटिव टेस्ट होगी। देखिए इसका हमेशा है ना,
इसका हमेशा उद्देश्य क्या होता है? निर्णय देना होता है। उद्देश्य निर्णय देना होता है, निर्णय देना। ये बात आपको याद रखनी है कि इसका उद्देश्य हमेशा निर्णय देना होता है। ये नंबर देगा, है ना, और वो फाइनल होंगे। उसके बाद क्या होगा? रेमेडियल टीचिंग के चांसेस नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दे प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, है ना, अचीवमेंट की कंप्लीट इवेल्युएशन दे देंगे अपने आप को। पर्पस क्या है इसका? इवेल्युएट लर्निंग टू असेस स्टूडेंट्स मास्टरी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड असाइन ग्रेड्स। वही बात है कि बच्चे की भाई मास्टरी चेक करनी, कि बच्चे ने सब्जेक्ट को कितना पढ़ा, उनसे ग्रेड देना। मैंने आपको पहले दिया, नंबर देना, जहां भी बात आ जाए नंबर देने की, ग्रेड देने की, आपको पता चल जाएगा कि किसकी बात कर रहा है। समेटिव असेसमेंट या समेटिव टेस्ट की बात कर रहा है। मेजर अचीवमेंट, बच्चे ने कितना पढ़ा है उसे मेजर करना। अकाउंटेबिलिटी टू प्रोवाइड एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। आपको ये बात ध्यान रखना, इसमें रेमेडियल टीचिंग के चांस नहीं रहेंगे। बच्चा फेल हो गया तो फिर उसे पूरी साल शुरुआत से करनी होगी, है ना। समेटिव टेस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना समझ लेना, निर्णय देना, पास या फेल करना, मार्क्स देना, ग्रेड्स देना, ये सिर्फ किस में होता है? समेटिव टेस्ट में होता है। टाइमिंग हमेशा एंड में होगा, ये साल के एंड में होगा। ये बात ध्यान रख लेना आप, है ना, साल के एंड में होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपको सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पे अपनी मेरे हिसाब से क्लास खत्म होती है। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने आपको जैसे 2 मैराथन्स करा दिया है ना। एक तो मैंने सारी ग्रामर वगैरह की, लिटरेरी टर्म्स की करवा दी है, टीचिंग मेथड्स की भी करवा दी है, और अपनी लर्निंग डिसेबिलिटीज की भी हो गई है। तो अब बचे सिर्फ और सिर्फ फोनेटिक्स। वो भी मैं आपको 1-2 दिन में करवा दूंगा। फिर अपने एक बड़ी मैराथन लेके आएंगे 2011 से लेके 2022 तक के जितने भी पेपर हुए हैं ना, उन सब के लिए। समझ गया? आपको क्या करना है? अपने जितने भी दोस्त रीट की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, उन सबको ये भेजना है। क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, ये आपको पता है। आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी यार मेरा भी मन करेगा थोड़ा। आप भी देखो कि 2-2 ढाई-ढाई घंटे लगते हैं, आपको पता है, नोट्स बनाने में। ये नोट्स आपको, आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कितने मुश्किल से मिलते हैं नोट्स। तो वही चीज़ है दोस्त। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते